हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका बहुत ही खास वीडियो में। ये एपिसोड नंबर 7वां है ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स का। इस एपिसोड में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड के कैटेगरीज के बारे में। अब तक हम लोगों ने कवर किया है अपने इस जर्नी में, ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड के जर्नी में हम लोगों ने कवर किया है कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी, एसटीपी और लमसम क्या होता है, फिर जाकर के ग्रोथ म्यूचुअल फंड क्या होता है, डिविडेंड म्यूचुअल फंड क्या होता है, रेगुलर म्यूचुअल फंड क्या होता है और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, और म्यूचुअल फंड के क्या क्या कैटेगरीज हैं। इन सारे पर्टिकुलर टॉपिक्स पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं और मैं इन सारे वीडियोस का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के क्या क्या कैटेगरीज हैं। इस एपिसोड में हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की क्या क्या कैटेगरीज हैं और क्या क्या इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। मेरा नाम टीके रहमान, आप सभी का स्वागत करता हूं इस बहुत ही खास वीडियो में। तो आइए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा फंड्स टाइप है जिसमें फंड मैनेजर आपके पैसे को इक्विटी और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, इसमें कुछ अलग अलग पैरामीटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स हैं। तो आइए उनको समझते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो पहला पैरामीटर है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को ओपन करके देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप। तो आखिर ये क्या होता है? तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन किसको बोलते हैं। मार्केट कैप में लार्ज कैप सबसे पहले आता है। लार्ज कैप किसको बोलते हैं? जिस कंपनी का शेयर्स डेली ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होता है वो लार्ज कैप में आता है। उसी तरीके से जिस कंपनी का शेयर्स डेली थोड़े थोड़े मात्रा में यानी लार्ज कैप से थोड़ा सा कम ट्रेड होता है उसको बोलते हैं मिड कैप। और लास्ट में आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में जो कंपनीज हैं जिसकी शेयर्स वैल्यू है, जिसकी शेयर्स वॉल्यूम है, वो उतना वॉलेटाइल नहीं होती हैं, शेयर मार्केट में उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं होती हैं। तो ये एक कैटेगरी है, एक सिंपल डेफिनेशन है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की। और दोस्तों देखिए क्या है कि जो इंडेक्स है हमारा निफ्टी 50 और सेंसेक्स, इसके अंदर कैटेगरीज बनाई गई हैं और उन कैटेगरीज को किस तरीके से, किस कंपनी को कौन से कैटेगरी में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ये पूछोगे कि भाई ये फलाना कंपनी है, ये कौन से कैप में आएगा, इसका कैसे हम तय करेंगे। तो आइए मैं आपको उसको समझाता हूँ। कंपनीज का कैटेगराइजेशन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे होता है दोस्तों, वो ऐसे होता है कि भारत के टॉप जो इंडेक्स है उसमें टॉप 1 से लेकर के 100 कंपनीज, 1 से 100 कंपनीज अगर आती हैं वो एक इंडेक्स बनता है और उस इंडेक्स को अपन बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के भाषा में वो बोलते हैं हम लार्ज कैप। ठीक इसी तरीके से 100 से 100 से 250 के बीच में जो कंपनीज होती हैं उनको हम बोलते हैं मिड। ठीक इसी तरीके से 251 प्लस जितनी भी कंपनीज हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं स्मॉल कैप के अंदर। तो देखा दोस्तों आपने, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इस तरीके से एक म्यूचुअल फंड को कैटेगराइज किया जाता है और कंपनीज को कैटेगराइज किया जाता है। अब दोस्तों बात यह है कि लार्ज कैप में क्या बेनिफिट है या कैसे काम करता है, कैसे परफॉर्म करता है, मिड कैप में कैसे परफॉर्मेंस होती है, क्या होता है, अब हम उसको समझते हैं। स्मॉल कैप में कैसे होता है, अब हम उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, लार्ज कैप में क्या है ना कि लार्ज कैप में फंड्स मैनेजर, जो भी आपका फंड्स मैनेजर होता है, लार्ज कैप अगर आपका फंड है, लार्ज कैप फंड है आपका और उस फंड में जो भी मैनेजर है उसको सेबी की तरफ से रेगुलेटरी जारी किया गया है कि उस फंड का जो पैसा है यानी उस फंड का 80% जो फंड है वो लार्ज कैप कंपनीज में लगेंगी, जो कि भारत के टॉप 1 से 100 के बीच में जो कंपनीज है उनमें ही पैसा लगा सकता है वो 80% मनी। बाकी 20% जो है अलग अलग एरिया में वो लगा सकता है, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। वो 20% फंड मैनेजर के ऊपर है कि अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए वो अलग अलग जगह पे लगा सकता है।
तो ये चीज़ है दोस्तों कि जब इंडिया में रेगुलेटरी सेबी है जो स्टॉक्स को देखती है, वो रेगुलेटरी जारी कर देती है कि फंड्स मैनेजर आपको अगर आपका म्यूचुअल फंड लार्ज कैप है तो आप 80% पैसा आप लगाओगे लार्ज कैप कंपनीज में। उसी तरीके मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में दोस्तों 65% फंड्स मैनेजर को मिड कैप वाले कंपनीज में इन्वेस्ट करना रहता है। स्मॉल कैप में भी दोस्तों फंड मैनेजर को लगभग 65% पैसा स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना होता है। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आएगा कि मैंने लार्ज कैप में 80%, मिड कैप में 65% और स्मॉल कैप में भी 65% मैंने बता दिया, बाकी का पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा? बाकी का पैसा फंड मैनेजर अपने स्किल्स को यूज करके, अपने मार्केट एनालिटिक्स को, एक्सपीरियंस को यूज करके अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन वाले कंपनीज में अलग अलग जैसे लार्ज कैप में लगा देता है। अगर लार्ज कैप का फंड है तो मिड कैप में लगा देता है, अगर मिड कैप का फंड है तो लार्ज कैप और स्मॉल कैप दोनों में लगा देता है। तो इस तरीके से फंड मैनेजर के अंडर ये काम होता है कि वो किस फंड को चूज करे, किस कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज को चूज करे। इसके बाद आता है दोस्तों फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। इस म्यूचुअल फंड में खास बात यह है कि फंड मैनेजर के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है कि आप पर्टिकुलर सेगमेंट या फिर पर्टिकुलर कैपिटलाइजेशन वाले फंड में ही आप इन्वेस्ट करो या फिर कंपनी में ही इन्वेस्ट करो। ये कंप्लीटली फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर मिड कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर स्मॉल कैप वाली फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है। इससे होता क्या है कि इससे आपके जो फंड्स की जो डाइवर्सिफिकेशन है वो अच्छे तरीके से हो जाती है और आपका पैसा अलग अलग इंडस्ट्रीज में लगता है, और इस वजह से दोस्तों कि आपका रिस्क जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। ये तो रहा दोस्तों म्यूचुअल फंड के इक्विटी इन्वेस्टमेंट का पैरामीटर जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के तौर पे होता है। दूसरा हमको बात करना चाहिए सेक्टरल फंड्स। जी हाँ दोस्तों, आपने सेक्टरल फंड्स के बारे में सुना होगा। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सेक्टरल फंड्स ये एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। अगर आपका म्यूचुअल फंड एक सेक्टर के तरफ ध्यान देता है, जैसे बैंकिंग एक सेक्टर हो गया, फार्मा एक सेक्टर हो गया, फिर जाकर के एफएमसीजी एक सेक्टर हो गया, फिर जाकर के आईटी एक सेक्टर हो गया। इसी तरीके से जो फंड होता है वो पूरा का पूरा वो डिपेंडेंट होता है, पूरा का पूरा वो डेडिकेटेड होता है वो एक सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपका फंड बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहता है या फिर बैंकिंग सेक्टर की तरफ डेडिकेटेड है तो वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में ही इन्वेस्ट करेगा। उसी तरीके से अगर आपका जो म्यूचुअल फंड है वो फार्मास्यूटिकल्स की तरफ डेडिकेटेड है तो वो कंप्लीट फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में ही इन्वेस्टमेंट होगी आपकी। तो ये होता है दोस्तों दूसरा पैरामीटर है सेक्टरल फंड्स का। तीसरा पैरामीटर हमारा जो इन्वेस्टमेंट का है इक्विटी फंड्स में वो है थीमेटिक फंड्स। थीमेटिक फंड नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, मतलब कि इन म्यूचुअल फंड्स को अगर आप किसी भी थीमेटिक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो किसी भी पर्टिकुलर थीम को लेकर के चलता है, थीम को बेस बनाता है, अपना कोर बनाता है। फिर उस कोर के हिसाब से जो कंपनीज उस थीम के अंदर अच्छे तरीके से डेडिकेट होती हैं तब जाकर के उसमें वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो इन सब थीम में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है थीमेटिक स्कीम्स के थ्रू। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट पे भी टैक्स बचाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा स्कीम है जो गवर्नमेंट के थ्रू 80C जो लागू होता है उसके तहत एक स्कीम है जिसका नाम है ELSS विच मीन्स इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो जो आपका इनकम है, मान लो आपका इनकम 5 लाख रुपए है, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया। 5 लाख के रुपए में फॉर एग्जांपल अगर आप टैक्स स्लैब में आ रहे थे, लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपए का 80C के थ्रू ELSS में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका जो इनकम है वो 4 लाख ही शो होगा, जिससे आपको टैक्स रिजीम में बहुत ही छूट मिल जाता है, सीधा सीधा 1 लाख का
छूट मिल गया, या इसका मतलब कि आप इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आते हो, या फिर स्लैब में आते हो तो 1 लाख रुपए का टैक्स कम भरना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा। तो इसमें बेनिफिट क्या है दोस्तों, एक और चीज़ इसमें बहुत अच्छी बेनिफिट है, वो है लॉक इन पीरियड का। अब ये क्या है, लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि आपका जो पैसा लगा हुआ है वो कितने दिनों तक के लिए लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया और उस फंड का जो लॉक इन पीरियड है वो है 5 ईयर, तो ध्यान रहे दोस्तों, आप 5 साल से पहले उस पैसे को नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ईएलएसएस में आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है, और जो कि सबसे कम है किसी भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में सबसे कम अगर माना गया है तो वो ईएलएसएस को, जो कि 3 साल का है। बाकी अगर किसी एलआईसी में आप जाते हो, या फिर इंश्योरेंस में जाते हो, या फिर टर्म इंश्योरेंस, या फिर जो अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उन पे आप जाते हो तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक के लॉक इन पीरियड रहते हैं, जहां पे आपको लिक्विडिटी की तो प्रॉब्लम आती ही आती है, प्लस में आपको पैसे उतने इन्वेस्ट भी करने पड़ते हैं। तो ये दोस्तों एक चीज़ समझने वाली बात है कि बहुत ही बेनिफिशियल है। आप 3 साल के अंदर अपने टैक्स भी बचा लेते हो और पैसे वापस भी ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड है तो ऑब्वियसली इक्विटी है, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। इक्विटी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर इक्विटी जहाँ पे आया तो आपको लॉन्ग टर्म देखना होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देगा। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद आता है मार्केट। मार्केट, जी हाँ दोस्तों, इंडियन मार्केट, सेंसेक्स, बीएसई, इस पे इंडेक्स मार्केट में भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा ना, उसके ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हम बात कर रहे थे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा कंपनीज में लगती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी डूब जाएगा, जो कि बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी एक एक्सेप्शन है। लेकिन अगर आप मार्केट पे पैसा लगाओ, यानी आप पूरे के पूरे मार्केट, यानी पूरे के पूरे इंडेक्स पे पैसा लगा रहे हो, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, आप इंडेक्स पे पैसा लगा रहे हो, तो इंडेक्स तो कभी नहीं जाएगा ना, क्योंकि 1 से 100 तक की जो कंपनीज हैं, अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है तो वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी कंपनी आ जाएगी, तो वो तो चेंज चलता रहेगा इन्वेस्टमेंट का और कंपनीज आने जाने का, लेकिन आपका जो पैसा पूरे का पूरे इंडेक्स पे लगता है। तो ये एक तरीका है, आप इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मार्केट के बारे में मैंने बताया, इंडियन मार्केट के बारे में। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के बारे में। मार्केट तो इंटरनेशनली भी है, अगर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। बेनिफिट आपको क्या क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को, इंटरनेशनल मार्केट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ए, बी और सी। ए में आता है एक कंट्री जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, विच मीन्स कि अगर आपको यूएसए में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक कंपनी के थ्रू, या फिर जो भी वहाँ के फंड्स हैं इंडिया में अवेलेबल, वो एक पर्टिकुलर कंट्री यानी यूएसए में, या फिर ब्राज़ील में, या फिर इटली में, या फिर फ्रांस में, एक कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा आता है एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज, मतलब कि 4-5 कंपनीज हैं, 4-5 कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के अलग अलग जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। फिर आता है ग्लोबल। ग्लोबल क्या है, ग्लोबल कैटेगरी क्या है दोस्तों, इसमें आपका जो पैसा है वो दुनिया के किसी भी कंपनी में आपका पैसा लग सकता है, अगर फंड मैनेजर को जहां भी पॉसिबिलिटी लगती है वो जाकर के आपका पैसा वहां पे इन्वेस्ट करता है। तो ये चीज़ें हैं हमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपका पैसा कहाँ पे लग रहा है, कौन से फंड को आप चूज कर रहे हो और उसका सारा चीज़ क्या है। ये मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे ही आप म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड पेज पे जाओ, आप अगर एक बार गो थ्रू करो ना, मैंने जो वीडियोस बनाए हैं आप उन पे जो एग्जैक्ट लिखा रहता है ना, उसका मतलब आप समझ जाओगे, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए। हमने इक्विटी फंड्स के कैटेगरीज को समझ लिया और इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स को भी समझ लिया। अब तीसरी चीज जो आती है वो आती है इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो होता है पहला रिस्क फैक्टर।
विच मीन्स कि देखिए आपके दिमाग में आएगा अरे भाई यहाँ पे पैसे की बात है, रिस्क लगेगा। ओहो, इसका मतलब क्या? देखिए रिस्क इन द सेंस कि आप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, कंपनी परफॉर्म करेंगी तो आपका रिटर्न गेन होगा, यानी आपका जो पैसा है वो गेन करेगा। ठीक है, आप रिस्क यहाँ पे क्या ले रहे हो? रिस्क ये ले रहे हो कि अगर वो कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, फॉर एग्जाम्पल 12% रिटर्न देने के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ 5% रिटर्न दे रही है, या फिर वो फंड आपको 12% देने के बजाय 5% दे रहा है, तो ये जो 5% का रिस्क है ना, वो रिस्क लेने की बात हो रही है यहाँ पे। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एकदम से जीरो नहीं होता है, ये समझने वाली चीज है। अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क से घबराना नहीं है कि ये रिस्क मतलब पैसा जीरो हो जाएगा, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। रिस्क का मतलब होता है कि आप कितने परसेवरेंस के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और आपका थॉट प्रोसेस है कि आपको 12% का रिटर्न मिलेगा, तो आप 12% के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप चल रहे हो। तो रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं हम। रिस्क फैक्टर में आपको क्या देखना चाहिए? रिस्क फैक्टर में आपको मैंने अभी समझाया कि रिस्क फैक्टर इस तरीके से होता है कि अगर आपने लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां पे रिस्क कम होता है, मिड कैप में थोड़ा सा हाई रिस्क हो जाता है, और स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा रिस्क हो जाता है, क्योंकि वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। लेकिन जो लार्ज कैप है वो बहुत ही सेफ और मॉडरेट माना जाता है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है दोस्तों। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मेरे को रिस्क नहीं लेना ज़्यादा यार, छोड़ो, मेरे को कम पैसा मिले लेकिन मेरे को रिस्क नहीं लेना। तो उसके लिए है मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें आपका जो रिस्क है वो मॉडरेट हो जाता है। हमने एक और फंड का जिक्र किया था, वो था सेक्टरल फंड। अब क्या सेक्टरल फंड में भी रिस्क होता है? हाँ दोस्तों, सेक्टरल फंड में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। कैसे? कि सेक्टरल फंड एक सेक्टर से बिलोंग करता है। मैंने एग्जांपल दिया बैंकिंग का, तो बैंकिंग अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है कि आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं करेगा, और म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं किया तो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये चीज़ है। दूसरा सबसे बड़ा जो की फैक्टर है इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, वो है आपका टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मैं कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड इक्विटी वाले के बारे में बता रहा हूं दोस्तों। जहां पे भी इक्विटी की बात आती है तो वो लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टमेंट करना। इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ आपको लॉन्ग टर्म विजन लेकर ही चलना है। मेरी बात को आप नोट कर लो, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म। आपको इक्विटी में शॉर्ट टर्म के लिए आना ही नहीं है। इक्विटी में शॉर्ट टर्म आना मतलब बेवकूफ़ी। इक्विटी में आना है आपको तो वो आना है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी का गेम समझ लिया तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिल जाएगा। अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिल जाएगा तो आपको वेल्दीएस्ट पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ देखिए, ये चीज़ है कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। तो ये जो फैक्टर है कि आप एक इन्वेस्टमेंट को कर रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट को अगर आपको टाइम फ्रेम अगर आपने सही नहीं चूज किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो टाइम फ्रेम सही चुनना बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, इक्विटी फंड चूज करना है तो मतलब लॉन्ग टर्म। तीसरा फैक्टर दोस्तों, टैक्स सेविंग। अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हो तो आप जाहिर सी बात है ईएलएसएस के साथ आ सकते हो, लेकिन लॉक इन पीरियड जो है वो 3 साल का रहेगा। टैक्स बचाने का सबसे अच्छा तरीका ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करिए, अपना टैक्स रिजीम कम कराइए और टैक्स बचाइए। चौथा इन्वेस्टमेंट फैक्टर क्या है? वो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, विच मीन्स कि आपके पास मंथली बजट सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये का है और आपने फंड चूज कर लिया इंटरनेशनल फंड, तो आपका जो फंड इंटरनेशनल फंड है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्योंकि इंटरनेशनली मार्केट में अगर हम देखें तो मिनिमम आपको 15 से 20 हज़ार रुपये अगर आपका पर मंथ का ईएमआई है, सॉरी पर मंथ का एसआईपी है, ईएमआई नहीं एसआईपी है, तो आपको इंटरनेशनल फंड या फिर सेक्टर फंड या फिर थीमेटिक स्कीम्स में जाना चाहिए। अगर आपका 15,000 से अगर जो बजट है इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15,000 से कम है तो आपको इंडियन मार्केट में ही और ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी और इंडेक्स फंड्स में ही आपको देखना चाहिए। तो ये
पैरामीटर्स अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मान लो 2000 रुपये यूएस में चल जा रहे हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपका फंड जो है, आपका जो वेल्थ है तो उस तरीके से ग्रो नहीं करेगा जिस तरीके से करना चाहिए था। फिर और बाद में आपके दिमाग में ये थॉट आएगा कि भाई मैंने क्या गलती करी थी, मैंने फंड भी सही चूज किया था, मैंने इन्वेस्टमेंट भी करी थी, फंड मैनेजर भी मेरा सही था, इवन फंड भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मेरा पैसा ग्रो क्यों नहीं किया। उसके पीछे ये भी आ जाता है कि आपका पैसा कितना लग रहा था। पांचवा फैक्टर है वो है ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट फंड्स। मतलब इसका ऐसे समझते हैं कि आपने एक म्यूचुअल फंड ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और वो इन्वेस्टमेंट फोकस करता है बैंकिंग सेक्टर पे। तो अब आप ये सोचो, क्या आपके दिमाग में ये समझ में आ रहा है कि अगर आपने दोबारा बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता है। तो यही चीज़ है कि आपका जो पांचवा फैक्टर मैंने बताया इन्वेस्टमेंट का, वो ये है कि अगर एक इंडस्ट्री में आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो बेहतर है कि दूसरे इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करिए। तो दोस्तों, मैंने अभी तक ये सारी चीज़ें आपको बताई, ये कैटेगरीज ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आता है। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको ये कंटेंट बहुत ही पसंद आया होगा। मैं इस वीडियो को एक बार समराइज कर देना चाहता हूँ। इस वीडियो का समरी ये है कि आप हमेशा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करिए अपने रिस्क को लो करने के लिए और ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए। अगर आपको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आप सेक्टरल फंड को चूज करिए। अगर आपको टैक्स सेव करना है तो हमारा जो फेवरेट ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपको 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल इतने शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो इक्विटी में मत आइए भैया। दूर से हाथ जोड़ लीजिए और हाथ जोड़ के आ जाइए डेब्ट फंड में। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो ही इक्विटी में आइए। तो दोस्तों, ये रहा इस वीडियो का समरी और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा आपको। अगर आपको नॉलेज मिला, वैल्यू मिली, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, मेरे कंटेंट को अगर आपने पसंद किया तो बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके कि ये कंटेंट कैसा लगा आपको। बाकी के जो सारे वीडियोस हैं वो जरूर से जरूर देखिए ताकि आप डॉट टू डॉट कनेक्ट कर पाए। और इस वीडियो को अपने नियर वन डियर वन के साथ जरूर शेयर करिएगा। और एक चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तीसरी चीज़ कि मैं वीडियो लॉन्च करने वाला हूं। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करिए और इस वीडियो के कमेंट में बताइए या फिर गेस करिए कि मेरा अगला वीडियो किस टॉपिक पे होगा। तब तक के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत शुक्रिया।